नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधाज क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक सिद्धांत अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी वाला सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज सेशन नंबर 10 पर हम बात करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे दोस्तों शक्ति सिद्धांत पर। दोस्तों, सिद्धांत वाले राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत वाली सीरीज आज ये लगभग ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा जो है लास्ट सिद्धांत है, आखिरी सिद्धांत है। इसके बाद में अगले यूनिट पर हम मूव करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड जितने भी राज्य की उत्पत्ति से संबंधित जितने सिद्धांत हैं, उन सभी सिद्धांतों पर हम एक एक करके सब पर चर्चा कर चुके हैं। सभी सेशन हो चुके। इससे पहले आज लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है। इससे पहले हम 9 लेक्चर इस सेशन इस सीरीज पर ले चुके हैं। प्लेलिस्ट में सभी सेशन एक सीरीज वाइज मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस को, तो वहां प्लेलिस्ट में आप एक बार जरूर सर्च करें। वहां पर सभी सेशन आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। चलिए बात करते दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। शुरुआत करते हैं, कोई एड नहीं, डायरेक्टली सेशन पर मूव करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है दोस्तों, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये थर्ड पर, नेक्स्ट सेशन थर्ड पर होगा और इस प्रकार से हमारी ये सीरीज का ये सेकंड यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत हम जो करेंगे वो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। इन 3 बिंदुओं के माध्यम सबसे पहले हम व्याख्या देखेंगे, उसके बाद सिद्धांत की विशेषता और फिर आलोचना। छोटा सा सेशन है, कोई ज्यादा लेंदी नहीं है, बिल्कुल पकाऊ नहीं है, बहुत छोटा सेशन है और बहुत प्यारा है। जिस प्रकार से सभी सिद्धांतों में आप लोगों ने एंजॉय किया है ना, उसी प्रकार से इस सिद्धांत में भी कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आएगी जो कि आपके मस्तिष्क पर एक ऐसा दबाव बनाएगी जिसमें आप एनालाइज करना सीख जाओगे। जितने भी सिद्धांत आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर सभी सिद्धांत की सीरीज इसी प्रकार से अगर आपने कॉन्स्टेंटली देखी है दोस्तों, तो अब वहां पर आप कंपेयर करना प्रारंभ कीजिए, कंपेयर करना स्टार्ट कीजिए कि कौन सा सिद्धांत क्या बोलता है। जैसे देवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति कैसे बताता है, सावयव सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति कैसे बताता है, ठीक है ना। इस प्रकार से शक्ति सिद्धांत, तो विभिन्न प्रकार के जितने भी सिद्धांत हमने अभी तक पढ़े हैं, सभी सिद्धांतों के बीच में अब दोस्तों आप एनालाइज कीजिए कौन सिद्धांत क्या बताता है। और ये एनालाइज करने की जो प्रक्रिया होती है, यही आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करती है। चलिए व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करें, उससे पहले कुछ व्यवहारिक बातें समझ लें, जिससे कि आपका ये टॉपिक हो जाएगा पूरी तरह से व्यवहारिक तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले आप इसका व्यवहारिक रूप समझिए कि शक्ति सिद्धांत एक्चुअल में है क्या। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति को लेकर क्यों दिया गया। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्याख्या की। किसकी व्याख्या? शक्ति सिद्धांत की। शक्ति सिद्धांत की, शक्ति के सिद्धांत की हम व्याख्या की बात कर रहे हैं। तो इसकी एक मोटी मोटी सी बातें जान लेते हैं, जिससे कि हमारा सेशन अंदर एक स्मूथली चले और जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं उसको एकदम क्लियर समझ आ जाए। तो दोस्तों, शक्ति सिद्धांत, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्यों किया गया। राज्य की उत्पत्ति के लिए, राज्य की उत्पत्ति के लिए। तो इसके माध्यम से बताया गया, इसके माध्यम से अर्थात इस सिद्धांत के द्वारा बताया गया कि राज्य की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे, कैसे हुई, ठीक है ना। जिस प्रकार से सभी सिद्धांतों ने अपना अपना पक्ष रखा कि राज्य की उत्पत्ति, जैसे देवी सिद्धांत में क्या बताया था, लास्ट वाला सेशन था इसमें, कि जो सिद्धांत राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो देवी शक्ति या ईश्वर के द्वारा हुई है, ना कि मानवीकृत है। और उसी प्रकार इसी पक्ष को पलट दिया था सावयव सिद्धांत में, है ना। तो इस प्रकार से शक्ति सिद्धांत का कहना क्या है, तो इस सिद्धांत की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति, इस सिद्धांत की उत्पत्ति राज्य की उत्पत्ति को बताने के लिए हुई है। और इस सिद्धांत में बताया गया है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है दोस्तों, तो वो शक्ति के द्वारा हुई है, शक्ति के माध्यम से हुई है, ना कि ईश्वर के द्वारा और ना ही मानवों के द्वारा, बल्कि शक्ति के द्वारा हुई है। तो इसकी कुछ बातें जान लीजिए। शक्ति, देखिए क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार इसमें कोई हमारा पक्ष नहीं है या किसी और का अन्य का पक्ष नहीं, बल्कि इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वानों का मत है कि मनुष्य जो है एक समाज में रहने वाला एक सामाजिक प्राणी होता है। अब समाज में जब तक वो भ्रमणशील था, जब तक वो समूह में रहना नहीं सीखा था, एक साथ मिलकर रहना नहीं सीखा था, तब तक की स्थिति तो ठीक थी। परंतु जैसे ही वो सामूहिक रूप से रहने लगा, सब लोग मिलजुल कर रहने लगे, वैसे ही उनके अधिकार आपस में टकराने लगे, अधिकार आपस में टकराने लगे। अब ये अधिकारों के आपस में टकराने से उनकी भावनाएं बढ़ने लगी, उनकी इच्छाएं जागृत होने लगी और उनको अधिकतम साधन प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करने लगे।
तो इसी दौर में अधिकतम साधन प्राप्त करने के इस दौर में जो व्यक्ति शक्तिशाली था उसने अपने से कम शक्तिशाली या निर्बल को दबाना प्रारंभ कर दिया। कहने का अर्थ यह है कि जो सामूहिक जो समाज थी जिसमें मनुष्य रहता था उसमें जो शक्तिशाली लोग थे उन्होंने निर्बलों को, कम शक्ति वाले मनुष्यों को दबाना प्रारंभ किया और उन पर अपने अधिकार थोपने लग गए। अब जहां से उन्होंने अपने अधिकार थोपे तो उन अधिकारों के रूप में ही एक शक्ति निकलकर बाहर आती है, अर्थात कि उस शक्ति के माध्यम से ही इस सिद्धांत का जन्म होता है कि शक्ति सिद्धांत, इसीलिए शक्ति सिद्धांत इसको नाम दिया गया है कि एक बलवान लोगों ने, शक्तिशाली लोगों ने निर्बलों पर अपना अधिकार जमा करके उन पर राज्य करना प्रारंभ किया और यहीं से राज्य की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। यह मानना है शक्ति सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वानों का। ठीक है ना। चलिए अब इससे संबंधित व्याख्या जो है दोस्तों, अब थ्योरेटिकल रूप में इसकी व्याख्या को भी एक बार देख लीजिए जिससे आपका पॉइंट पूरा क्लियर हो जाए, पूरा क्लियर हो जाए। एक बार पढ़ लीजिए, इसमें जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया है वही लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए इसे थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्जाम में आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग करना है। एक तो हमने व्यवहारिक रूप से समझ लिया इसे, लेकिन अब इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट है। देखिए राज्य का उदय शक्तिशाली के द्वारा कमजोरों को अपने अधीन कर लेने से हुआ है। राज्य का जो उदय हुआ है, राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य कहां से आया, राज्य वाली भावना कहां से आई, जब लोग मिलजुल कर रहने लगे, उनके आपसी हित टकराने लगे, उनके अधिकार आपस में टकराने लगे और अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए लोग प्रयास करने लगे, तो उस प्रयास करने के दौर में ही जो शक्तिशाली थे या शक्तिशाली जो वर्ग था उन्होंने निर्बल लोगों को दबाना प्रारंभ किया और उन पर अपने अधिकार थोपने लगे। और ये अधिकार थोपने से ही दोस्तों यहां पर एक भावना निकल कर आती है राज्य जैसी, राज्य और राजा जैसी। तो उसी के माध्यम से कहा जा सकता है कि इस राज्य और राजा की जो उत्पत्ति हुई है वो शक्ति के माध्यम से हुई है, शक्ति सिद्धांत के द्वारा हुई है। और आज भी जो शासन किया जा रहा है, जो राजा है वो शक्ति के आधार पर ही अपना शासन करता है और राज्य जो जीवित है वो शक्ति के आधार पर ही जीवित है। राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है और वह शक्ति के आधार पर जीवित भी है। मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ झगड़ालू प्रवृत्ति का भी होता है। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अधिकतम साधन प्राप्त करने के लिए जब आपस में लोग टकराते हैं, आपस में लोगों के बीच में झगड़े होते हैं अधिकतम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, तो उसमें जो शक्तिशाली होगा वो जीत जाएगा, वो जो शक्तिशाली होगा वो निर्बलों पर अपना अधिकार जमा लेगा, है ना। तो इसी में मनुष्य में अधिकारों के लिए इच्छा जागृत होती है, अतः वह कमजोर मनुष्य को अपने अधीन करके उन पर शासन करना प्रारंभ कर देता है या उन पर शासन करना चाहता है, अर्थात अपने अधिकार थोपना चाहता है, अपनी इच्छाएं थोपना चाहता है। ठीक है ना। तो मानव विकास के प्रारंभिक चरण में जिसकी लाठी उसकी भैंस ही कानून था। जब मानव का प्रारंभिक चरण था उस समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत जो है बिल्कुल फिट बैठती थी। वो संभव था कि ये जो कहानी, ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, ये संभवतः उसी समय का रहा होगा, है ना। तो हालांकि इस सिद्धांत की कुछ बातें तो हमें जो है वर्तमान परिदृश्य में भी परिलक्षित होती है, देखने को प्राप्त होती है कि आज भी अगर हम किसी राजनीति की बात करें दोस्तों, किसी भी देश की राजनीति की बात करें, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आज भी शक्ति का सिद्धांत लागू होता है उन पर। जो शक्तिशाली है वो वास्तव में आज लोकतंत्रात्मक देश में भी दोस्तों सिर्फ साम्यवादी या अन्य शासनों के अलावा भी लोकतंत्र, जिस देश में भी लोकतंत्र है उस देश में भी आज शक्ति की सिद्धांत की कुछ झलक देखने को मिल जाती है। भारत की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है भारत विश्व का। तो दोस्तों इस लोकतंत्रात्मक देश में भी आज भी ये शक्ति सिद्धांत कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाएगा, चाहे तो कहीं कार्यपालिका की बात कर ले या विधायिका की बात कर ले, कहीं ना कहीं हमेशा देखने को मिलता ही है। और इसी शक्ति के कारण ही लोकतंत्र खंडित होता है, जो लोकतंत्र की भावना होती है वो खंडित होती है।
ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी सिंपल सी व्याख्या। इसके बाद कुछ विशेषता, कुछ पॉइंट के माध्यम से विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषता अर्थात इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या खास खास बातें थी। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति और समाज का जो मूल आधार है वो शक्ति है। किसके अनुसार? इस सिद्धांत के अनुसार भाई प्रकृति भी शक्ति से चलती है। किस हो सकता है? ईश्वरीय शक्ति से चल रही हो प्रकृति, है ना। तो इस सिद्धांत का कहना है कि जो प्रकृति है और जो समाज है, दोनों को चलाने के पीछे शक्ति का सबसे बड़ा हाथ है। वो शक्ति ही यहाँ पर न्याय है। अब देखिए इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा, शक्ति ही न्याय है। इस सिद्धांत का कहना है कि शक्ति जो है वही न्याय है, जबकि ये सर्वथा गलत है। अगर वर्तमान में आधुनिक समय में हम देखेंगे तो शक्ति न्याय कभी हो ही नहीं सकती। जहां शक्ति होगी वहां न्याय की संभावना न के बराबर हो जाती है, बिल्कुल, है ना। राज्य की उत्पत्ति शक्ति के द्वारा हुई है और सफल युद्ध ने राज्य की या राजा की स्थापना की है। युद्धों के माध्यम से भाई शक्ति होगी, आपस में लोग टकराएंगे तो युद्ध होंगे, संभवतः युद्ध होंगे, और युद्ध का जो परिणाम आता है उस परिणाम के द्वारा ही राज्य की स्थापना हुई है। इस सिद्धांत का मानना है राज्य की उत्पत्ति शक्ति द्वारा ही नहीं हुई, बल्कि राज्य का विकास भी शक्ति के द्वारा हुआ है और राज्य शक्ति के कारण जीवित भी। ठीक है ना। ये सिंपल बिंदु थे आपके कुछ इस विशेषताओं को लेकर के। शक्ति सिद्धांत के अनुसार युद्ध मनुष्य की सर्वोत्तम शक्ति का प्रतीक है। मतलब अगर युद्ध नहीं होते, इस सिद्धांत का तो कहना यही है कि अगर युद्ध नहीं होते तो राज्य की उत्पत्ति संभवतः नहीं होती। ठीक है ना। अब ये बात तो हमने प्रारंभ में ही आप लोगों को बता दी थी, स्टार्टिंग में ही बता दी थी जब ये सीरीज स्टार्ट की थी, जब सिद्धांत वाले सेशन स्टार्ट किए थे, कि सभी सिद्धांत अपने अपने मत रखेंगे, अपने जैसा कि सभी विद्वान अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं वो व्यक्त करेंगे, है ना। और अपनी जो भी उनकी मर्जी है, जो इच्छाएं हैं, बस वो रख देते सामने। हालांकि वो प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि इस प्रकार से हुआ, उसको पूरा डिटेल, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं कि किस प्रकार से जो है कैसे हो सकती है। शक्ति सिद्धांत जब दिया है तो शक्ति सिद्धांत के पूरे पक्ष उन्होंने बताए हैं कि इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हुई है। और कंप्लीटली हम किसी सिद्धांत को नकार भी नहीं सकते। जितने भी सिद्धांत हमने अभी तक पढ़े हैं, किसी भी सिद्धांत का जो मानना है राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, किसी सिद्धांत को हम पूरी तरह नकार नहीं सकते, पूरी तरह मना नहीं कर सकते। शक्ति सिद्धांत को भी पूरी तरह मना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि भाई जो राज्य की उत्पत्ति का जो क्रम रहा है, जिस प्रकार से अन्य तत्वों ने राज्य की उत्पत्ति में सहयोग किया है, उसी प्रकार से शक्ति वाले तत्व ने भी थोड़ा बहुत सहयोग किया है राज्य की उत्पत्ति में। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ राज्य की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हुई है, या फिर राज्य की उत्पत्ति में शक्ति का कोई सहयोग नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते, है ना। अर्थात थोड़ा बहुत अंश इसका भी वहां पर मिल ही जाता है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों इस प्रकार से छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए, ये व्याख्या और विशेषता की बात की। इसमें थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा हमने इसको समझने का प्रयास किया है। क्वेश्चन भी आएगा आपका तो लघुत्तरी प्रकृति का ही आएगा, डोंट वरी, दीर्घ लघुत्तरी प्रकृति का इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। और मिल भी जाएगा ना तो अब ये सेशन लेने के बाद में आप कम से कम 4 पेज में सिद्धांत को अपने ओर से आराम से लिख पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे। मेरा उद्देश्य यही होता है कि प्रत्येक टॉपिक को आप इजीली पहले समझिए, व्यवहारिक तौर पर समझिए। थ्योरेटिकल तो आपको बुक में मिल जाएगा, किसी भी किताबों में मिल जाएगा, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इधर किताब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं वही नहीं पता तो फिर मतलब क्या हुआ उस पढ़ाई का। पढ़ना है तो पहले उसको पूरा एक समग्र रूप से समझिए। अगर व्यवहारिक तौर पर उस टॉपिक को समझ गए ना तो पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। और वही करने का प्रयास मेरे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है कि पूरे टॉपिक को, जो लेंदी टॉपिक है, उसको शॉर्ट करके आप लोगों को व्यवहारिक रूप से समझा दूं। उसके बाद में एक थोड़ा मोटा मोटा सा डाटा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर देता हूं, जिससे आप इजीली रिवीजन कर सके। मतलब कि 3 से 4 घंटे में पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। ऐसा डाटा मैं आप लोगों को यहाँ प्रोवाइड करता हूँ पीडीएफ के रूप में, है ना। वो लेक्चर भी दोस्तों इसी प्रकार के कि अगर आपने एक बार देखकर एक बार टॉपिक को समझ लिया, जो मेरी 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन कौन सी दोस्तों? पहले लेक्चर को देखना, उसके बाद पीडीएफ पढ़ना, पीडीएफ का रिवीजन लगाना, उसके तुरंत बाद में आपको आपकी बुक में इसी टॉपिक को निकाल करके उसको पूरा डिटेल में पढ़ना। ये 3 प्रोसेस अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो टॉपिक आपके मस्तिष्क में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल भी कभी भी आप मार नहीं खाओगे। चलिए अब बात करेंगे कुछ आलोचनाओं की। अब बात करेंगे दोस्तों आलोचनाओं की। तो आलोचनाओं में भी कुछ बिंदु लेते हैं। अब देखिए जो इसकी विशेषताएं थी, उन विशेषताओं से ही कुछ पॉइंट हम उठा करके उसकी आलोचना करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा हुई है, ऐसा मानना है सिद्धांत का। शक्ति सिद्धांत का मानना क्या है कि राज्य की उत्पत्ति
केवल शक्ति के द्वारा हुई है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि राज्य की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हुई हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। भाई राज्य की उत्पत्ति में शक्ति के अलावा सहयोग का भी हाथ है, सहयोग का भी तो हाथ होगा, सहयोग की भावना। लोग जब मिलजुल कर रहने लगे, एक सहयोग की भावना भी आवश्यक है ना। जब लोग अलग अलग रहते थे, भ्रमणशील अर्थात भटकते रहते थे, जब एक जगह पर, स्थायी जगह पर रहना ये लोग सीखे, तो वहां पर उनमें एक भावना उत्पन्न हुई सहयोग की। इस सहयोग की भावना में भी तो कहीं ना कहीं उनकी आवश्यकता हुई कि उनके जो संसाधन है वो सुरक्षित हो, उन्हें कोई छीने ना, उनके अधिकार कोई छीने नहीं, निर्बल को बलवान दबाए नहीं। इसके लिए एक राज्य जैसा कुछ संगठन बनाने की इच्छा हुई उन लोगों की। तो इस प्रकार से भी राज्य की उत्पत्ति यहां से मानी जाती है, सहयोग के द्वारा मानी जाती है। इसके अलावा रक्त संबंध दोस्तों, रक्त संबंध भी हम लोगों ने पढ़ा था, रक्त संबंध, ठीक है ना। रक्त संबंध के द्वारा भी राज्य की उत्पत्ति संभव है, राज्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। रक्त संबंध के अलावा दोस्तों और भी सामाजिक कारण, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, इस प्रकार के कई और भी कारण रहे हैं, कहीं भी और भी कारण रहे। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति के द्वारा नहीं हुई, बल्कि राज्य की उत्पत्ति में सहयोग की भावना के अलावा धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, रक्त संबंध, ये सारे तत्व उत्तरदायी है राज्य की उत्पत्ति के लिए, ठीक है। तो यह कहना सर्वथा गलत होगा कि राज्य की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ शक्ति के द्वारा हुई है। पहला पॉइंट आपको ये तैयार हो गया। अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है दोस्तों, इसको मिटाना पड़ेगा यार, ओवर राइटिंग हो रही है। अगला पॉइंट है न्याय व नैतिकता का विरोधी, न्याय व नैतिकता का विरोधी सिद्धांत। अब जरा समझिए यार, देखिए जहां शक्ति होगी, अब मान लीजिए कोई एक राज्य है, कोई एक देश है, वहां पर उसके राजा को निरंकुश बना दिया, मतलब सारी शक्तियां उसको सौंप दी। अगर वो स्वभाव से, प्राकृतिक रूप से अगर सही होगा तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो स्वभाव से ठीक नहीं निकला और वो जनता पर अत्याचार करने लगा, निरंकुश हो गया, पूरी शक्तियां तो उसके पास में, वो जो चाहे वो करेगा, देवी सिद्धांत के आधार पर बता रहा हूं। तो मुझे बताइए, अगर कोई राजा अपनी मनमानी करेगा, अत्याचार करेगा, भ्रष्टाचार को व्याप्त करेगा अपने राज्य में, तो मुझे बताइए क्या ऐसे राज्य में न्याय मिलने की संभावना होगी? क्या ऐसे राज्य में राजा अगर भ्रष्टाचारी होगा, अत्याचारी होगा, तो क्या उसके कर्मचारी नैतिक होंगे, जो नैतिक व्यवहार कर पाएंगे समाज के साथ में, जनता के साथ में? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो भाई जहां शक्ति की बात आ जाती है, वहां न्याय और नैतिकता दूसरी खिड़की से निकल करके बाहर भाग जाते हैं। मतलब न्याय और शक्ति ये संभव नहीं है। थोड़े बहुत कुछ बिंदु के माध्यम से ठीक है, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दे तो संभव ही नहीं है कि न्याय और शक्ति एक साथ रह सके, ठीक है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि न्याय व नैतिकता का ये विरोधी सिद्धांत है। एक हम इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि देखिए कि जो लोकतंत्र देश होते हैं, जो लोकतंत्र देश होते हैं दोस्तों, लोकतंत्र देशों में स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और, यहां पीछे दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं मैं, स्वतंत्रता और समानता, ये दो सबसे बड़ी आवश्यकताएं होती है किसी भी लोकतंत्रात्मक देश के लिए। कौन कौन? स्वतंत्रता और समानता। लेकिन दोस्तों ये बताइए, जब शक्ति सिद्धांत जब राज्य की बात करता है, तो यहां स्वतंत्रता के स्थान पर शक्ति की बात करता है। शक्ति की बात अर्थात कि निरंकुशता की बात करता है, स्वतंत्रता के स्थान पर निरंकुशता की बात करता है और समानता के स्थान पर असमानता की बात करता है, असमानता की। तो कोई भी लोकतंत्र देश होगा तो स्वतंत्रता और समानता उसकी दो सबसे बड़ी विशेषताएं होती है। लेकिन जहां शक्ति का वर्चस्व होगा तो शक्ति सिद्धांत तो खुलकर बोलता है कि शक्ति ही न्याय है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ?
भाई जनता की स्वतंत्रता से उसको कोई लेना देना है ही नहीं। तो जनता की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वतंत्रता के स्थान पर वो राजा को निरंकुश बनाने पर बल देता है। जहां सबकी समानता की बात होती है वहां पर असमानता उत्पन्न करने पर बल देता है। शक्तिशाली वर्ग और निर्बल वर्ग, असमानता हो गई ना, ठीक है। इस कारण से यह सिद्धांत उचित नहीं कहा जा सकता, ठीक है ना। अगला है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विरोधी सिद्धांत। अब देखिए प्रजातांत्रिक मूल्यों का विरोधी सिद्धांत, इसमें फिर से बात वही रिपीट होती है दोस्तों कि लोकतंत्रात्मक देशों में स्वतंत्रता और समानता जैसे तत्व समाहित होते हैं, लेकिन शक्ति सिद्धांत शक्ति के द्वारा राज्य की उत्पत्ति की बात करता है। इसलिए यहां यह कहा जा सकता है कि जहां शक्ति होगी अर्थात शक्ति होगी तो वहां पर राजा निरंकुश होगा। क्यों? क्योंकि राजा जो अपना शासन प्राप्त करता है वो शक्ति के माध्यम से कर रहा है। जब शक्ति के माध्यम से शासन की प्राप्ति होगी, उसमें जनता का कोई पक्ष नहीं होगा, तो फिर वहां पर राजा का निरंकुश होना अवश्यंभावी हो जाता है। और जब राजा निरंकुश होगा तो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे तत्वों के लिए कोई स्थान उस शासन व्यवस्था में नहीं बचेंगे। जबकि एक लोकतंत्रात्मक देश में, एक प्रजातंत्रात्मक देश के सबसे बड़े आभूषण जो होते हैं वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व ही होते हैं। क्लियर है? तो शक्ति सिद्धांत इन्हीं आभूषणों को उतार के फेंक देता है और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति की बात करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि शक्ति सिद्धांत में कई सारी कमियां हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला है शक्ति सिद्धांत निरंकुशता को प्रेरित करता है। जी हां, शक्ति सिद्धांत निरंकुशता को प्रेरित करेगा। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार जो भी राजा बन रहा है, जो राज्य की उत्पत्ति हो रही है, तो उस राज्य में जो राजा है दोस्तों वो शक्ति के द्वारा अपना शासन प्राप्त करता है। जब वो अपने खुद के बलबूते पर शासन प्राप्त कर लेगा तो उसे पता है कि उससे ज्यादा शक्तिशाली यहां पर कोई है ही नहीं। अगर उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई और होता तो वो राजा नहीं होता, बल्कि वो शक्तिशाली व्यक्ति राजा होता। तो इस माध्यम से उसे पता चलता है कि पूरे राज्य में खुद से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, तो वो सबको निर्बल समझता है और इस प्रकार निर्बल समझ करके उन पे शासन करता है। तो शासन जब उस पर करेगा वो, तो पूरी तरह से सारी शक्तियां वो अपने अधीन रखता है और अपने अधीन शक्तियां रखने से ही वो निरंकुश प्रवृत्ति का हो जाता है, जिससे जनता के साथ वो कभी भी न्याय करने की हालत में नहीं होता है। क्लियर दोस्तों? यहां तक का क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट एंड लास्ट है विश्व शांति का विरोधी सिद्धांत। यार ये तो आपके अंदर भी चल रहा होगा भाई। जब शक्ति जैसी स्थिति होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होगी और कहा जाएगा कि कोई जिसको जो प्राप्त करना है शक्ति के माध्यम से करो। अभी आप लोगों से बोल दिया जाए कि भाई आपको एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपनी मर्जी से नंबर ले सकते हो। अगर आप शक्तिशाली हो तो जाइए यूनिवर्सिटी में तोड़ा फोड़ी कीजिए, जो नंबर देता है उसे छीना झपटी करके नंबर ले लीजिए, दबाव बना करके मार पीट कर नंबर ले लीजिए। अगर इस प्रकार का नियम आप लोगों पर थोप दिया जाए, लागू कर दिया जाए, थोपने की आवश्यकता नहीं है, लागू कर दिया जाए, तो सोचिए जिनकी पास होने की भी स्थिति नहीं है वो लोग भी 99% क्या 100% लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि 100 से ऊपर कुछ परसेंटेज मिल जाए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाली स्थिति है। तो जब ऐसी स्थिति के माध्यम से ही जब कोई राज्य उत्पन्न होता है, शक्ति के द्वारा राज्य उत्पन्न होता है, तो जहां राजा शक्तिशाली बना है, सब सर्वोपरि हो गया वो, उसकी प्रजा में भी तो यही चीज दौड़ेगी ना कि भाई जो जनता है, जनता में भी यही वर्ग बनेंगे, शक्तिशाली फिर निर्धन, फिर उससे भी निर्धन, फिर उससे भी निर्धन। तो इस प्रकार से एक के ऊपर एक वाली स्थिति हो जाएगी, तो पूरी शक्ति का वर्चस्व होगा, सब अपनी मनमानी करेंगे। तो जब दोस्तों शक्ति सिद्धांत अगर पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए तो मुझे बताइए क्या दूसरे के बाद में तीसरा विश्व युद्ध होने से कोई रोक सकता है? क्या पूरे विश्व में तनाव उत्पन्न अपने आप हो जाएगा? क्या कोई फिर उसको, अन्य देशों को जो है युद्ध से कोई रोक सकता है? विश्व शांति की तो बात करना ही छोड़ दीजिए अगर शक्ति सिद्धांत लागू होता है तो। ऐसा मानना है इन विद्वानों का जिन्होंने शक्ति सिद्धांत की आलोचना की है। क्लियर हुआ है मेरे दोस्तों? मेरे ख्याल से अब तक ये सिद्धांत पूरा क्लियर होना चाहिए। सिंपल सा था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। हालांकि आप लोगों के लिए मैंने इसकी डिटेल जो है यहां दी हुई है आगे,
सबको पॉइंट वाइज पूरी डिटेल यहाँ पर आगे लिखी गई है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब समझ आएगा। 5 पॉइंट की डिटेल दोस्तों आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, 5 पॉइंट की डिटेल। पॉइंट 4 और ये लास्ट वाला पॉइंट 5, विश्व शांति का विरोधी। ठीक है, इसमें देखिए एक पॉइंट कथन मिल रहा है बर्नहार्ड। बर्नहार्ड ने कथन दिया था कि युद्ध जीवन की आवश्यकता है। क्या कहा था बर्नहार्ड ने? कि युद्ध जीवन की आवश्यकता है। अब मान लीजिए अगर इस पॉइंट को अपना ले, इस कथन को अपना ले, युद्ध जीवन की आवश्यकता है, तो फिर सची तो कहा है यहाँ पर पूरे विश्व में तनाव उत्पन्न हो जाएगा और फिर से विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। इससे मानवता का अंत निश्चित है। मानवता का विकास तो बहुत दूर की बात, छोड़िए उसको, बाकी अंत होना आवश्यक हो जाएगा, अंत हो ही जाएगा। क्लियर? बताइए दोस्तों, क्या क्लियर हुआ? यार क्लियर होना भी चाहिए, बहुत मेहनत का पसीना बहा रहे हैं अभी आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सेशन में जो हम बात करेंगे, अब अगले सेशन में अब हम सिद्धांत वाले इस पूरे चक्रव्यूह से बाहर निकलने वाले हैं। अगला जो सेशन होगा हमारा वो होगा शक्ति, सत्ता और संप्रभुता पर, पावर, ऑथोरिटी एंड सोरेंटी पर। क्लियर है? तो शक्ति, सत्ता और संप्रभुता, संभवतः इन तीनों के छोटे छोटे पार्ट, 3 पार्ट आएंगे, जिसमें एक सेशन में हम सिर्फ शक्ति की बात करेंगे, अगले सेशन में हम सत्ता की बात करेंगे और लास्ट 3rd सेशन में हम दोस्तों संप्रभुता की बात करेंगे। इस प्रकार से अलग अलग सेशन के माध्यम से इनको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और लास्ट वाले सेशन में हम तीनों को एक साथ मर्ज भी कर देंगे। ठीक है, एनालाइज भी करेंगे कि किसका कितना क्या महत्व है, कौन कौन सा किस प्रकार से जो है एक दूसरे से लिंक होते हैं, तो इनको इंटरलिंकिंग का भी हम प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ में अब विदा लेते हैं आप लोगों से और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जो नए स्टूडेंट हैं उनको टेलीग्राम का याद दिला दूं, आप लोगों बहुत कम यार, यहाँ पर आपके 40,000 स्टूडेंट होने वाले हैं चैनल पे। मुझे बताइए 40,000 में क्या सिर्फ 4-4.5 स्टूडेंट ही बीए कर रहे हैं? सोचिए, ये इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है टेलीग्राम पर आने से, मेरा कोई फायदा नहीं है टेलीग्राम, आप लोगों के टेलीग्राम पर आने से, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से। सच बता रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, आप खुद आपस में सोचिए, पूछिए लोगों से जो इसकी जानकारी, उनसे बात कीजिए। टेलीग्राम से हमें कोई फायदा नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप सिर्फ आप लोगों की स्टडी के लिए बनाया गया है, ताकि व्यवस्थित रूप से हम आपको डाटा प्रोवाइड कर सके, और आप उसे ज्वाइन नहीं करके आप अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं दोस्तों। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, और लिंक पे नहीं जाना है तो टेलीग्राम डाउनलोड करना, टेलीग्राम सर्च बार पर डालना लोधाजी क्लासेस, तो ग्रुप निकल कर आ जाएगा। और ये इस प्रकार का लोगो आपको वहां देखने को मिलेगा, ये वाला जो हमारे चैनल पर लोगो है वही लोगो आपको उस ग्रुप पर देखने को मिलेगा। उस ग्रुप को वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए, तो इससे आप सभी नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे, सभी लेक्चर प्रॉपरली देख पाएंगे, कोई भी क्लास आपसे छूटेगी नहीं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।